कोई सेहत का माबूद लिखता है, उसे कह दो ये जर्रे अमन की तबलीग करते हैं, वो पागल मदरसों की रेत को बारूद लिखता है। तब मैंने एक नज्म कही, ये बताने की कोशिश की कि नहीं, तुम्हारी जो जहनियत है उस जहनियत से अलग मदरसों की सच्चाई ये है। मैं आपको बताऊं कि मेरा मदरसों में पढ़ाई का मेरा कोई सिलसिला नहीं रहा है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने हिंदी अंग्रेजी की पढ़ाई की है। मदरसों में कभी मेरा पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं रहा है, लेकिन आ जा करके लोगों के कदमों में बैठ करके जो देखा है, जो महसूस किया है, उसे अपने टूटे फूटे लफ्जों में पिरो करके मैंने पूरी दुनिया के सामने रखा। और खुदा का ऐसा करम हुआ कि उस नज्म ने इतना मकबूल किया कि पूरी दुनिया का सफर मैंने उस नज्म के हवाले से किया। मेरा मन कर रहा है कि मैं वो नज्म सुनाऊं। आज कई साल बाद किसी महफिल में मैं वो नज्म पढ़ने चल रहा हूं। और मुझे यकीन है कि आप उसी तरह सुनेंगे जैसे शुरू में मैंने जब इस नज्म को पढ़ना शुरू किया था, उस वक्त लोग इस नज्म को सुना करते थे। जरूर जरूर मैं पढ़ता हूं साहब कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। यहाँ मदरसों के तलबा बड़ी तादाद में मुझे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आप अपने तालियों से बता दीजिए आप किस तरह सुन रहे हैं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट पता चलना चाहिए कि किस तरह सुनने वाले हैं। मिला हमेशा चाहत, थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा ना लगे कि आप तकरीर सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लगे कि आप इमरान को सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर, आपने पिछले 2 दिन से बड़ी संजीदा गुफ्तगू सुनी है, बड़े बुजुर्गों को सुना है और बड़ी खामोशी के साथ, अदब एहतराम के साथ आप बिल्कुल उसी रंग में रमे रहे जैसा आपको कहा गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब थोड़ी देर थोड़ा हंसिए भी, थोड़ा मुस्कुराइए भी, थोड़ी संजीदा बातें भी सुनिए और थोड़ा मेरे रंग में भी रंग जाइए। मैं पढ़ता हूं और थोड़ा सा जिंदगी दीजिएगा। इधर जो बाईं तरफ लोग खड़े हैं आजकल ऐसे चुप है जैसे बंगाल में जो लेफ्टिस्ट हैं वो चुप हो गए हैं। तो थोड़ा सा आप सब भी बोलिए, ऐसा लगे कि आप भी जिंदा हैं, ऐसा न लगे कि आप कब्रिस्तान में बैठे हैं, लगे कि आप किसी महफिल का हिस्सा हैं। मुझे जिंदगी देके बताइएगा। मैं पढ़ता हूं कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। शुरुआत आप ही करेंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो नोटबंदी जीएसटी कुछ भी जाए पर। अब मेरे एहसास तक पहुंचना तो बताना मुझे सुन के कि नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी, उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। टिकटॉक बैन हो चुका, वरना टिकटॉक इस सब पे अपना बहुत वक्त गुजारा करते थे और उस पर वक्त गुजारते गुजारते शिकायत भी करते हैं कि हमारे हालात नहीं बदल रहे, हमारे हालात नहीं बदल रहे। मैं इस महफिल में खड़ा होकर के आज हिंदुस्तान के सदर रह चुके यानी राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की यौम पैदाइश का भी दिन है। आज उस हवाले से भी ये कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी हो जाती है कि एक बहुत अजीम शख्सियत जो हिंदुस्तान के सदर रह चुके, जो जामिया
इस्लामिया यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे, जिसकी नींव रखने में जिनका हाथ रहा, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, ऐसी शख्सियत की यौम पैदाइश है। ऐसे दिन पर मैं यहां खड़ा होकर के आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे भाई, हर मसले का हल सियासत से ही नहीं निकलता। हर मसले का हल सियासत से ही नहीं निकलता। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में, ऐवानों में तुम्हारी नुमाइंदगी नहीं रहती। मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर के और आज के दौर में बदरुद्दीन अजमल साहब तक, ऐसा नहीं है कि नुमाइंदगी नहीं है। ऐवानों में नुमाइंदगी है, लेकिन मेरी नई नस्लों, हर मसले का हल सियासत से नहीं निकलता। सोचना 2 MP बना दो, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दो, 10-15 MLA बना दो, शायद आपका उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना 5 IAS और IPS बना लोगे तो जितना काम हो सकेगा। बिल्कुल, बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। सरकार चली जाएगी, 5 साल बीते, छोड़ दिया जिस राह पर चलने के लिए हम पैदा हुए थे। एक बड़े हिंदी के राइटर ने एक बात कही, उनका महेंद्र कुमार उनका नाम है। उन्होंने एक बड़ी बात कही है, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है इसलिए मैं उसका जिक्र जरूर कर रहा हूं। उन्होंने एक जगह लिखा कि मुसलमानों, दुनिया ये नहीं पढ़ेगी कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है। मेरी बात को बहुत संजीदगी से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों, दुनिया ये नहीं पढ़ेगी कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है, वो तुम्हें पढ़ेगी, तुम्हें देखेगी और अंदाजा लगाएगी कि तुम्हारे कुरान में क्या लिखा है, तुम्हारी हदीसों में क्या लिखा है। इसलिए अपने किरदार को, अपने आप को अपनी हदीसों जैसा बनाओ, कुरान में जो लिखा है उस जैसा बनाओ, तब दुनिया समझेगी कि तुम मुसलमान हो। इमरान एक शेर पढ़ता है कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही, सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। ये ज़माना अदब से झुकाएगा सर, ये ज़माना अदब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। देखिए इस तरफ जो लोग खड़े हैं माशाल्लाह बड़े जिंदा दिल हैं, उनकी आवाजें तो सुनाई पड़ रही हैं। इधर इमरान भाई, आप ऐसे इलाके में मैं आपको बीच में माफ़ी चाहता हूँ, और यकीनन हर दिल में आप बसते हैं। यहाँ हर कोई आपका इंतज़ार करता है, आपको सुनता है, और आपके अशार यहाँ बहुत अच्छी तरह सुनाए जाते हैं। लेकिन हालात ने ऐसी हालत पैदा कर दी कि हालात ज़माने के संभलने नहीं देते। हम साथ में चलते हैं तो चलने नहीं देते। नफ़रत की हवाओं को ज़माने से मिटा दो, उल्फत के चिरागों को तो जलने नहीं देते। इसलिए इमरान भाई आप पढ़ते जाइए, हम दिल से सुनते जा रहे हैं। देखिए किसी का एक शेर है कि हवा के रुख पे रहने दो तो जलना सीख जाएगा। बिल्कुल, हवा के रुख पे रहने दो तो जलना सीख जाएगा, कि बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा, तो चलना सीख जाएगा। और तुम अपना दिल मेरे सीने में कुछ दिन के लिए रख दो, तुम अपना दिल मेरे सीने में कुछ दिन के लिए रख दो, यहाँ रहकर ये पत्थर भी पिघलना सीख जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप पत्थर भी पिघल रहा है, सीख जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप और बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं आप, आपको सलाम करता हूँ। शुक्रिया बहुत। बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मुझे बड़ी दुआएं मिली हैं आप सबसे। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी थोड़ी सियासी शायरी भी आपको सुनाता रहूं। तालीमी बेदारी की कॉन्फ्रेंस है तो मैं उस पर भी कोशिश करूंगा कि थोड़ा तालीम पर भी आपसे गुफ्तगू कर सकूं। जी जी जरूर। तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, और इस तरह हौसले आजमाया करो। जो कुछ आपको सुनाऊंगा उसका निचोड़ इन 4 मिसरों में है। इतनी दूर मेरा ख्याल है कि 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके आपके बीच शायद यही कहने आपसे आया हूं कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर
मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। धोनी वाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। और हाइलाकांडी वालों, आज के इस पूरे प्रोग्राम का जो मकसद है तालीमी बेदारी के हवाले से, एक गज़ल के कुछ शेर सुना दूं, फिर इंशाअल्लाह उन नज़मों तक आपको ले चलूँगा जिन्हें सुन करके आपको आज के समाजी और सियासी हालात के बारे में कुछ न कुछ आपका जहन खुलेगा। लेकिन उससे पहले एक गज़ल सुनाता हूँ। मेरी आंखों के साथ नस्लें मेरी नज़र आ रही हैं और उनकी आंखों में जो चमक है, जो खुशी है, उसे देख के मैं कह सकता हूँ कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस जुनून के साथ आप यहाँ बैठे हैं उसको सलाम करता हूँ। ये इलाका बहुत खूबसूरत इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि इस इलाके की बातें दुनिया तक नहीं पहुँची जिसे पहुँचने की बहुत ज़रूरत थी। एक ऐसे वक्त में आया हूं जब सियासत आपके दरवाजे तक दस्तक दे रही है, लेकिन ये सियासी महफिल नहीं है। मैं आपसे कोई सियासी गुफ्तगू भी नहीं करूंगा, लेकिन वो सब कुछ आपसे बातचीत ज़रूर करूंगा कि आपको लगेगा कि कोई एक नई नस्ल की एक आवाज़ आई थी और उसने हमारे दिल की बात कह दी। मैं आसाम में खड़ा हूँ, मैं हाइलाकांडी में खड़ा हूँ और 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि अपने बुजुर्गों की अजमत और नाम बचाए रखिएगा, अपने बुजुर्गों की अजमत और नाम बचाए रखिएगा। अमन मोहब्बत वाला सब पैगाम बचाए रखिएगा, अमन मोहब्बत वाला हर पैगाम बचाए रखिएगा। हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से। अब अगर मेरे एहसास आप तक पहुंचे और आप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वहां तक पहुंचे, तो मुझे जिंदा दिली का सबूत देकर के मुझे बताइएगा कि आप इमरान को सुन रहे हैं। मैं पढ़ता हूं कि अमन मोहब्बत वाला हर पैगाम बचाए रखिएगा। मुझे खुशी है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है वो अमन के लिए है, मोहब्बत के लिए है, एकजुटता के लिए है, एकजहती के लिए है, तमाम मजहबों की एकजुटता के लिए है। मैं इस टीम को खास तौर से मुबारकबाद देता हूं, वरना हम तो आसाम से ऐसी ऐसी आवाजें सियासी रहनुमाओं की सुनते हैं कि उन्हें सुन करके लगता है कि अल्लाह ने इन्हें जहन भी दिया है या नहीं दिया है। हमेशा नफरतों की बात करने वाले सियासी लोगों की आवाजें सुनते हैं, लेकिन मुझे फख्र है कि कुछ नौजवान भी यहाँ ऐसे रहते हैं जो मोहब्बतों का पैगाम देने के लिए महफिलें जुटाते हैं और हजारों लोग उसे सुनने के लिए आते हैं। मैं आपको सलाम करता हूँ, एक बार आप अपने लिए ताली बजाएं, आप अपनी मोहब्बत के लिए ताली बजाएं, ताली बजाएं आप के अमन मोहब्बत वाला हर पैगाम बचाए रखिएगा, अपने बुजुर्गों की अजमत और नाम बचाए रखिएगा। हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से, आप दरिंदों से अपना आसाम बचाए रखिएगा, दरिंदों से अपना आसाम बचाए रखिएगा। अमन मोहब्बत वाला हर पैगाम बचाए रखिएगा। ये बड़ी खूबसूरत सरजमीन है। मौलाना तैयबुर रहमान साहब जैसी शख्सियत यहाँ हुई है, तो सियासत में मोइनुल हक साहब ने बड़ा काम किया है, मैंने बड़ा नाम उनका सुन रखा था। सिद्दीक अहमद साहब, बड़ा काम उनका भी रहा है। शहीदुल आलम चौधरी साहब के इलाके से भी हम लोग होकर के गुजर रहे थे और उनके लिए भी आवाम के दिल में मैंने एक एहतराम देखा है। तो मैं
इस सरजमीन पर खड़ा होकर के ये कह सकता हूँ, यकीनन आप ऐसी जगह हैं जो बाकी हिंदुस्तान से बहुत दूर भी है और अलहदा भी है और आपकी आवाज़ें वहाँ तक नहीं पहुँचती हैं, लेकिन आपने जो शुरुआत की है, इंशाअल्लाह मैं एक वादा यहाँ खड़ा होकर के ज़रूर करता हूँ कि आज के बाद मैं हिंदुस्तान के जिस भी शहर में, जिस भी किसी प्रोग्राम में जाऊँगा, मैं आपके इलाके की मोहब्बत का जिक्र ज़रूर करूँगा। सलाम आपकी मोहब्बत को। बहुत सारे लोग इस महफिल में ऐसे होंगे जिन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से शायद मुझे सुना हो, या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो शायद पहली बार सुन रहे हों। मैं कोशिश करूंगा मैं आपको वो सब कुछ सुनाऊं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। गाना कुछ दूर पे बांग्लादेश की सरहद शुरू होती है, यहाँ से एक पैगाम उठे, हमेशा हवा उस तरफ से इधर आती है। मैं चाहता हूं कि आज हवाओं का रुख इधर से दिल्ली की तरफ हो। होगा ना? बिल्कुल, यहाँ से पहुंचाइएगा, एक एक मिसरे के साथ सफर करिएगा। मैं आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करता हुआ दिल्ली तक चलने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मैं दिल्ली जाके दिल्ली के मीडिया के साथियों से कहूंगा कि कहाँ दिल्ली और उत्तर प्रदेश और आसपास में कागज और वतन परस्ती चेक करते घूम रहे हो, किसी शाम फ्लाइट पकड़ो और उतरो सिलचर, पहुंचो उस इलाके में, करीमगंज पहुंचो, जाओ लोगों के एहसास पढ़ो। वहां बैठा हुआ एक एक ईमान वाला ये दुआ कर रहा है कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। पहला बंद पढ़ता हूं कि इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं, गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं, इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। जब जब ये मिसरा आए कि मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ इस मिसरे को आप भी गुनगुनाइएगा जरूर। जब भी ये मिसरा आए, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। पहला बंद पढ़ता हूं इसका। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मैं अक्सर सोचता हूं कैसे कोई एक कागज बताएगा कि हम वतन परस्त हैं या नहीं, कैसे कोई एक कागज बताएगा कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं है। मेरा नाम तो इमरान है। अक्सर तंज करने वाले, सोशल मीडिया पे फेसबुक पे जो ट्रोल करने वाले लोग होते हैं, वो इनबॉक्स में मैसेज करते हैं। जिस दिन भारत पाकिस्तान का मैच होता है उस दिन तो खासतौर से मुझे मैसेजेस आते हैं कि तुम्हारा दिल तो उधर लगा होगा, तुम्हारा तो नाम भी इमरान है। तो मैं उनसे कहता हूं कि मुझे फख्र है कि मैं भारत का इमरान हूं। अगर उन्हें फख्र है कि उनके पास एक इमरान है, तो हिंदुस्तान का इमरान भी खड़ा है इस तरफ, भारत का इमरान भी खड़ा है। और हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, मैं पलट के उन्हें एक तस्वीर भेजता हूं जवाब में। एक तस्वीर
जिसमें हज करने गया हुआ एक शख्स खाने काबा के सामने तिरंगा लेकर के खड़ा है, और मैं वो तस्वीर पलट के भेजता हूं और नीचे बस इतना लिखता हूं कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, मेरी वतन परस्ती का सबूत ये तस्वीर है। हमने तो ऐसी जगह भी तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है। इमरान ये बंद पड़ता है, सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। मेरे ईमान की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और दिल्ली के लोगों, दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों या इधर राजधानी में बैठे हुए हुक्मरानों, गुवाहाटी में देखना चाहते हो वतन परस्ती क्या है, मोहब्बत क्या है। 2 डेज की जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, इसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने ये मौका फराहम किया है। मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में हालाकांडी, करीमगंज, सिलचर, इस एतराफ़ के लोग बैठे हैं। मेरा ख्याल है कि ज़बान समझ में आ रही है, आप लोग समझते हैं ना? हाँ, मुझे बताते रहिएगा वरना मुझे लगेगा कि मैं बोले जा रहा हूँ और आप समझ नहीं पा रहे। हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अंधेरा है, आपकी शक्ल शायद मैं ना देख पाऊँ, लेकिन आप थोड़ी देर ज़िंदगी का सबूत देंगे, जिंदा दिली के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपकी धड़कनें सुन करके बताऊंगा, ये वादा करता हूँ। अब थोड़ी देर मेरे रंग में रंगने की कोशिश करिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस कमेटी का, ख़ास तौर से बुरहानुद्दीन साहब एडवोकेट, ताहिर अहमद एडवोकेट, मोहम्मद अली साहब, फ़खरुल इस्लाम रहमान साहब, बुरहानुद्दीन साहब और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनसे पहली मुलाकात हो रही है, लेकिन अब इंशाअल्लाह एक रिश्ता जुड़ जाएगा इस इलाके से। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू भी करूँगा आपसे और थोड़ी थोड़ी शायरी भी सुनाऊँगा। पहली बार हाजिर हुआ हूँ, 4 मिसरे पढ़ता हूँ। क्या इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, इस शहर से था एकदम अनजान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया। कुछ तो थी कशिश यारो तुम सब की मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया। बहुत शुक्रिया